नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस सेशन में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेदों की संख्या क्या थी? जो मूल अनुच्छेद थे वो थे 395। मूल आर्टिकल या अनुच्छेदों से तात्पर्य है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें कितने आर्टिकल थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल, इसके 22 भाग थे और 8 इसकी अनुसूचियां थी। संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों में उपखंड के रूप में एडजस्ट कर दिया जाता है। ये अपने ध्यान में रखना है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। जे किस आर्टिकल के अंतर्गत घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में दर्ज हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी स्टेट हैं उनका क्षेत्र शामिल होगा। पहली अनुसूची में जितने भी यूटी यूनियन टेरिटरी जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं उनका क्षेत्र शामिल होगा। और ऐसे अन्य राज्य जिसको भारत ने अर्जित कर लिया है उनका क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। आर्टिकल 2 का संबंध नए राज्यों के प्रवेश अथवा उनकी स्थापना से है। आर्टिकल 3 का संबंध नए राज्यों के निर्माण से, वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा जो वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। आर्टिकल 3 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह कौन सा आर्टिकल है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता को कंट्रोल कर सके? वह आर्टिकल है 11। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद को, पार्लियामेंट को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? बताना है हमने किस आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया है। वह आर्टिकल है 12। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे हम जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है? वह आर्टिकल है आर्टिकल 13, 251, 254। इन आर्टिकलों से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो मिलती है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन आर्टिकल में है? बात हो रही है अधिकारों की और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इन मूल अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 14 का संबंध कानून के समक्ष समानता से है, विधि के समक्ष समानता से है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत का वर्णन करता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई? सभा बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है, भ्रमण देश में घूमने की भी है, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता भी है, भारत के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता भी है। धर्म की जो स्वतंत्रता है उसका जो आर्टिकल है वो है 25 से 28 तक। तो इसका उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई? इसका राइट आंसर होगा सी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें 19(1) में बोलने तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(2) में शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 3 में संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(4) में भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(5) में भारत
किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(6) में व्यापार तथा कारोबार करने की आज़ादी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? बात हो रही है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। इसे आर्टिकल 23 एंड 24 में प्रोवाइड किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है। इसमें आर्टिकल 23 के अनुसार मानव और दुर्व्यापार एवं बल श्रम का प्रतिषेध है, अर्थात जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो तस्करी होती है मानवों की, उस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के अनुसार। आर्टिकल 24 में 14 साल से कम जो बालक हैं उन्हें कारखानों और जोखिम भरे कार्य करने पर रोक है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग आर्टिकल 30 में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म अथवा भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने अथवा उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार अल्पसंख्यक शब्द का जो प्रयोग है आर्टिकल 30 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। जहाँ मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट है? आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 32 के अनुसार नागरिक मूल अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय से 5 प्रकार की रिट जारी करवा सकते हैं। इनमें सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमन्स, तीसरी है प्रोहिबिशन, फोर्थ वन है सर्टियोरी एंड फिफ्थ वन है क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस जे एक व्यक्ति की आज़ादी के लिए जे रिट जारी करवाई जाती है। मैंडेमन्स में कोर्ट एक अधिकारी को हुक्म देती है किसी विशेष कार्यों को करने का। प्रोहिबिशन और सर्टियोरी जे उच्च अदालतें निम्न अदालतों को हुक्म जारी करती हैं। क्यू वारंटो इसमें पूछा जाता है किसी अफसर से कि कौन सी हैसियत से उसने ये काम किया, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, ये क्वेश्चन किया जाता है अफसर को। ये भी अपने ध्यान में रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 40। संविधान का आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल हमारे संविधान में है वो है आर्टिकल 48A। भारत के संविधान में आर्टिकल 48A के अनुसार जो राज्य है वो देश के पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 का जो संबंध है वो है एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक संगठित करने के से। आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषणाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, आर्टिकल 47 का संबंध न्यूट्रिशन से है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है और पब्लिक हेल्थ से है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी की बात हो रही है। आर्टिकल 51 इससे संबंधित है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के तहत जो स्टेट है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मोटिवेट करने की उसे शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 48 इसका संबंध एग्रीकल्चर और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध जो देश में राष्ट्रीय महत्व के जो मोनूमेंट्स जिसे हम स्मारक कहते हैं, स्थान कहते हैं, उनके संरक्षण से है। आर्टिकल 50 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है इस आर्टिकल में। सभी आर्टिकलों को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? ये है आर्टिकल 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इसके लिए एक नया भाग जो पार्ट बनाया था वो था 4A, और इसके लिए आर्टिकल भी नया बनाया था, वो आर्टिकल था 51A। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा टी। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ये मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी की सिफारिशों पर 42nd अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ये भी ध्यान में रखना है किसकी रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की। और ध्यान में रखना है कौन सा संवैधानिक संशोधन एक्ट था, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बात हो रही है इम्पीचमेंट की, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 61 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के जो पोस्ट है उससे है। आर्टिकल 57 का संबंध राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से है। और आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय में उसकी जो भत्ते हैं, उसकी जो तनख्वाह है वो घटाए नहीं जा सकते, इससे संबंधित है आर्टिकल 59। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? वो आर्टिकल है 74। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया। इस उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद को जो उसने सलाह दी है उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? 78 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्य होगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। ये भी अपने ध्यान में रखना है। 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और ये सूचना प्रदान करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? ये आर्टिकल है 124, आर्टिकल 124। संविधान के आर्टिकल 124 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तथा सुप्रीम कोर्ट की संरचना की भी बात की गई है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। 2022 में मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालयों के जो जजों की जो गिनती है वो 34 हो चुकी है। ये आपने ध्यान में रखना है। 2022 में अभी इस जजों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट के वो 34 है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को कैग की नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? कैग को नियुक्त करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तथा जे अपने पद से उसी मेथड से हटाया जाएगा जिस मेथड से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। आर्टिकल 149 इसमें कैग के जो कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 150 में सेंटर और राज्यों के जो अकाउंट हैं उनका ड्राफ्ट क्या उसका प्रारूप होगा वो
उससे आर्टिकल 150 संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकती है? ये आर्टिकल है 249। ये आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने हाजिर एवं मत देने वाले मेंबरों का 2/3 बहुमत से एक ऐसा संकल्प पास कर दे कि राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में के लिए आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। साथ ही ऐसा जो कानून है संपूर्ण भारत एवं भारत के किसी एक भाग के लिए बनाया जा सकता है। परंतु राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाते हैं, ना कि केवल राज्यसभा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से हैं। बात हो रही है प्रशासनिक संबंधों की स्टेट और सेंटर के। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 256 से 263 में किया गया है। भारत के संविधान के पार्ट 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का वर्णन आर्टिकल 256 से 263 भाग 11 के दूसरे भाग में किया गया है। संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है उसका वर्णन किया गया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद, जिसे हम इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, उसके गठन की रिकमेंडेशन संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई? हाँ जी, सरकारी कमीशन द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन किया गया था वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया था। आर्टिकल 263 सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल, जिसका गठन आर्टिकल 263 के तहत किया गया है, वह एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई है। सरकारी कमीशन द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की जो रिकमेंडेशन की गई, ये भी अपने ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ऑल इंडिया सर्विस की बात हो रही है। इसका उल्लेख आर्टिकल 312 में है, आर्टिकल 312 में है। संविधान के आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, का प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन का प्रावधान आर्टिकल 324 में है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, का प्रावधान किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कार्य संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदों का इलेक्शन करवाना होता है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यावसायिक मत अधिकार, जिसे हम सार्वजनिक बालिग मत अधिकार कहते हैं, की व्यवस्था किस आर्टिकल में उल्लेखित है? ये आर्टिकल 326 है। इसमें भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 333 क्या सुनिश्चित करता है? जो आर्टिकल 333 है वो राज्य की विधानसभा में इंडियन एंग्लो समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 331 है वो सेंटर में अर्थात लोकसभा में इंडियन एंग्लो मेंबर का जो प्रतिनिधित्व है उसे सुनिश्चित करता था। अब ये खत्म कर दिया गया है और लोकसभा के जो टोटल मेंबर है उनकी गिनती भी जो 552 थी उससे कम होकर 550 रह चुकी है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। संविधान का आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में इंडियन एंग्लो समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में इंडियन एंग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, यदि उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो आर्टिकल 333 के तहत इंडियन एंग्लो समुदाय के मेंबर को नामजद किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। और आर्टिकल 331 लोकसभा में इंडियन एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है। अब इसे खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 330 आर्टिकल लोकसभा में SC और ST जो जातियां हैं उनके स्थानों का आरक्षण से ये आर्टिकल संबंधित है। और आर्टिकल 332 जे राज्यों के विधानसभाओं में SC ST
के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ध्यान में रखना है आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं के से संबंधित है और आर्टिकल 330 इसका संबंध लोकसभा में SC/ST के राखवीकरण से है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप देते हैं? ठीक है, ये आर्टिकल है 356। इस आर्टिकल के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उस राज्य के कानून बनाने की जो शक्ति है संसद के पास चली जाती है। आर्टिकल 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी जो प्राधिकारी शक्तियां हैं वो संसद के हाथों में चली जाएंगी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 से इसका संबंध है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल इसका संबंध आर्टिकल 360 से है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात आर्टिकल 352 लागू करता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को खतरा है तो वह राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अर्थात आर्टिकल 360 लागू करता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आर्टिकल 360 एक बार भी भारत में लागू नहीं की गई। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत की जाती है। संविधान का आर्टिकल 360 ये व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय संकट में है, भारत अथवा भारत का कोई भाग वित्तीय संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 द्वारा जारी की उद्घोषणा की जो समय अवधि है वो 2 मंथ होती है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। यदि 2 महीने की समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा इस घोषणा को पास नहीं किया जाता संसद में, तो 2 महीने की समाप्ति पर ये घोषणा समाप्त हो जाएगी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? यह है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368(1) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के सभी संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किए जाएंगे। अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा या हाजिर मेंबरों के 2/3 बहुमत के द्वारा जो संशोधन बिल है वो पास किए जाते हैं। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। बहुमत द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उस पर अपनी अनुमति देने हेतु वो बाध्य होगा। उसे विचार करने के लिए पुनः लोकसभा राज्यसभा में वापस नहीं भेज सकता। भारत के संविधान के किस भाग में आर्टिकल 370 को स्थान दिया गया है? भारत के जो 21st आर्टिकल भाग है इसमें आर्टिकल 370 को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत एक अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष उपबंध आर्टिकल 370 में वर्णित है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। मुझे आशा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।